अज़ीकुर रहमान सारिम का लिखा हुआ है, जिंदगी के आईने पर एक सदाकत लिख दी क्या, एक पागल ने भला ऐसी इबारत लिख दी क्या, जिसके दामन पर लहू के छींटे ही छींटे रहे, नाम पर उसके चमन की अब इमामत लिख दी क्या। सच को सच कहना जहां पर हो गुनाहों में शुमार, एक शायर ने जिगर से ये हकीकत लिख दी क्या। नफरतों के बीज जो बोता रहा है उम्र भर, फिर उसी के नाम तुमने ये मोहब्बत लिख दी क्या। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इन दिनों अगर आप देखें तो आपको शह सुर्खियों में कोई बड़ी खबर दिखाई नहीं देगी। एक सकूत सा तारी है, उस सकूत के पीछे बेशुमार वजूहात हैं। किसी को यह खदशा है कि अगर बरसरे इक़्तिदार आना है तो उसके लिए किसको साथ में लाया जाएगा। किसी को यह खदशा है कि अगर बरसरे इक़्तिदार आने के लिए हमारी सीट एडजस्टमेंट के मामले के ऊपर गुफ्तगू पाया तकमील तक नहीं पहुंचती तो मंजरनामा जो बन जाएगा वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। मंजरनामा क्या बनने जा रहा है उसकी गारंटी ये एक खबर देती है। बज़ाहिर ये एक खबर 4 सत्रों पर मुश्तमिल है और 4 सत्रों की ये खबर किसी के लिए एक आमियाना सी खबर होगी, लेकिन इसके अंदर जो असल पैगाम मौजूद है वो बताता है कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा, पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अगर आप एग्रीमेंट्स कर रहे हैं तो आपके एग्रीमेंट्स की वजूहात जो हैं वो दूसरे ममालिक तक भी जाती हैं, उनके मेंबर्स ममालिक तक भी जाती हैं, उन तक भी पैगामात पहुँचते हैं कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से तरतीब दिया जाने वाला है और इसके असरात क्या पड़ेंगे। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन के सरबराह माइकल गुलहर ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उनका कहना है कि हमें यकीन नहीं है कि पाकिस्तान में 2023 में आम इंतखाबात होंगे भी या नहीं। माइकल का कहना था कि हो सकता है पाकिस्तान के इंतखाबात की कवरेज के लिए मुबस्सिर मिशन ना भेजें क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन का दावतनामा नहीं मिला। दावतनामा इलेक्शन से 3 माह पहले मिलना चाहिए। उनका कहना था कि इंतखाबात रवां बरस हुए तो छोटा मुबस्सिर मिशन पाकिस्तान भेजवा सकते हैं, लेकिन छोटा मुबस्सिर मिशन भेजने के लिए भी हमें दावत दरकार होगी। ख्याल रहे कि मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत अगस्त में ख़त्म हो रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि मुद्दत ख़त्म होते ही वो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं, अगर तमाम चीज़ें तय पाई जा चुकी हैं, तो दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिर मिशन जो है वो इस बात के सबूत क्यों नहीं फराहम कर रहा। उसको खदशात क्या हैं? खदशात ये हैं कि IMF की एक डिमांड है, IMF की उसी डिमांड के ऊपर आपने ये जो शॉर्ट टर्म मुआहदा किया है, शॉर्ट टर्म मुआहदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है ये किन ममालिक से किया जाता है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि IMF के साथ तवील मुद्दती मुआहदा जात होते हैं। हम IMF के पास जाना चाहते थे 3, 5 या 6 साल के लिए, लेकिन 3 साल तक भी बात IMF के साथ नहीं बनी तो एक कलील मुद्दत का जो मुआहदा हुआ जिसे स्टैंड बाय अरेंजमेंट कहा गया, ये सिर्फ और सिर्फ उन ममालिक के साथ किया जाता है जिन ममालिक से ये पैगामात आना शुरू हो जाएं, उनके आसार नमू होना शुरू हो जाए कि वहाँ पर डॉलर जो है वो तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं, ख़जाना उनका तेज़ी के साथ खाली हो रहा है और ये डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच चुके हैं। अगर इनको ये पैसा फराहम ना किया गया तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। अब उसमें IMF की अपनी भी मजबूरी थी कि IMF नहीं चाहता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो। एक तरफ ये कहा जाता था कि IMF ये चाह रहा है कि डिफ़ॉल्ट हो तब बात की जाए, लेकिन वो IMF तब चाहेगा कि जब आपने उसका प्रोग्राम मुकम्मल किया होगा। जब आप उसका प्रोग्राम ही अधूरा छोड़ रहे हैं, आप प्रोग्राम को पाया तकमील तक ही नहीं पहुंचाना चाहते, तो IMF क्यों कहेगा आप डिफ़ॉल्ट हो। पुराने पैसे अभी आपने उनके वापस नहीं किए, डिफ़ॉल्ट अगर आप पे मुसल्लत हो जाए तो फिर आप मुख्तलिफ चीज़ों को वजूहात के तौर पर पेश करके आप रिलीफ मांगेंगे, तो IMF कतई तौर पर नहीं ये चाहता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए जो चीज़ें हो रही थी, IMF के पास बात क्या थी, IMF का सबसे बड़ा खदशा क्या था। IMF का सबसे बड़ा खदशा ये था कि बात करें तो किससे करें, किसके साथ बैठ के एग्रीमेंट किया जाए, क्योंकि अगर एग्रीमेंट करेंगे इनकी हुकूमत तो ख़त्म होने वाली है, अगली हुकूमत पता नहीं कौन सी आती है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी अगर करना है तो वो 3 महीने का वक्त भी कम रह गया। 3 महीने से कम वक्त में ये हुकूमत तहलील हो जाएगी, फिर 2 से 2.5 माह या 3 माह अगली हुकूमत रहेगी, 6 माह का अरसा, 5 माह का अरसा ये गुजर जाएगा, अगले 4 माह होंगे। वो जो अगले 4 माह है वो कोई और हुकूमत आ गई तो हम किधर जाएंगे। तो IMF ने बड़ा टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर 9 माह का ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया। अब इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए IMF ने फिर से गारंटी मांगी, बताया जाए कि निगरान हुकूमत के अंदर किस तरीके से आप इसको पूरा प्रोसीजर चलाएंगे।
क्योंकि निगरान हुकूमत जब आएगी तो निगरान हुकूमत के दौर के अंदर आप बजट खसारा कम करने के लिए किस तरीके से इकदाम करेंगे, IMF ने आपको जो पैसे दे रखे हैं इसका इंतज़ाम किस तरीके से चलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें IMF के खदशात में शामिल थी। वो एक अलग बात थी पेट्रोलियम लेवी वाली, अलग बात थी इस्लाहात वाली, अलग बात थी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने वाली, अलग बात थी बजट खसारे को कम करने वाली, अलग बात थी तजारती खसारे को कम करने वाली, अलग बात थी इंपोर्ट के ऊपर जो LCs की पाबंदी लगी हुई थी उसको हटाने के लिए। ये तमाम चीजें एक तरफ थी। IMF को यह था कि ये चीजें तो वो करेगी जो मुस्तकिल हुकूमत बैठी होगी, उससे बातचीत कर सकेंगे, जिसके साथ एग्रीमेंट किया होगा। तो अब की बार अगर ये चले जाएंगे तो फिर आगे किस तरीके से मुस्तकबिल देखा जाएगा, मुस्तकबिल करीब के अंदर किस तरीके से बातें होंगी। ये जो वज़ीर आज़म साहब खुद जाके, क्योंकि अमूमी तौर के ऊपर IMF की जो फंक्शंस के अंदर मौजूद होते हैं, IMF की डील के अंदर जो मौजूद ममालिक हैं उनके वज़राए ख़जाना ही मीटिंग्स करते हैं। तो उनकी MD के साथ ये जो वज़ीर आज़म ने जाके मीटिंग की है तो ये यकीन दहानी करवाने की कोशिश की गई है कि आप अगर ये करेंगे तभी पाकिस्तान की जो दीगर वाजबात हैं उनकी अदायगी हो सकेगी। अब उसमें IMF ने यह कहा कि फिर आगे बताएं निगरान गवर्नमेंट में क्या आएगा। अब निगरान गवर्नमेंट वाला जो मामला है, ये जो बातें बीच में की जा रही हैं कि यहाँ पर सऊदी अरब में, UAE में, चाइना में जो बातें की हैं उसका क्रेडिट हुकूमत के पास नहीं है, ये लम्हा फिक्री है। हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है, हुकूमती उमूर को चलाने वालों की क्रेडिबिलिटी क्या है, हमारे वजीर खजाना की क्रेडिबिलिटी क्या है कि वहां पे यकीन दहानियां वजीर खजाना की नहीं चलें, वहां पे यकीन दहानियां वजीर आजम की नहीं चलें। यानी आपका कद इतना है, आपकी परफॉर्मेंस इतनी है, आपका एतमाद इतना है, आपके बैनुल अक़वामी रवाबित इतने हैं कि दूसरे ममालिक आपके ऊपर तकिया नहीं करना चाहते, आपकी शख्सियत के ऊपर नहीं करना चाहते, आपकी जबान के ऊपर नहीं करना चाहते। वहां पे जबान और गारंटी किसी और की चलिए। माजी के अंदर भी गारंटियां ये चलती रही हैं, जनरल बाजवा साहब भी गारंटियां देते रहे, वो सऊदी अरब को भी जनरल बाजवा साहब ने गारंटियां दी थी, दीगर ममालिक को भी गारंटियां दी थी और उन्हीं गारंटियों के ऊपर पाकिस्तान में पैसा आया था। फिर आप ये कहते हैं कि हमें इख्तियार नहीं दिया जाता, फिर आप ये कहते हैं कि हमें अमूर नहीं चलाने दिए जाते, फिर आप ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म को घर भिजवाया जाता है। आपकी अपनी साख क्या है, आपकी अपनी स्टैंडिंग क्या है, आपकी अपनी वर्थ क्या है, आपकी अपनी ज़बान क्या है, आपके अपने वादे क्या है और आपकी उसकी पाया तकमील तक पहुंचाने की जद्दोजहद क्या है। आपकी खुद जद्दोजहद नहीं, जिसकी वजह से गारंटी कोई और देता है। जब गारंटी कोई और देगा तो फिर एक बड़ी बात जो मंजर आम पे आती है वो ये आती है, जो वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि निगरान हुकूमत अगर आएगी तो वो IMF की मंशा के मुताबिक बंदा उसमें एडजस्ट किया जाएगा जो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे होगा। बहुत सी बातें, नजम सेठी साहब के बारे में बातें हुई कि अगर ये PCB छोड़ जाएंगे तो इसके पीछे एक बड़ा एजेंडा है, ये निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर आएंगे। दो चार और नाम भी मंजर आम पे आए, PMLN की तरफ से भी नाम दिया गया, PP की तरफ से भी नाम दिया गया, JUIFA ने भी किसी नाम के ऊपर एतमाद का इजहार कर दिया। लेकिन वहां पे अगर वही खदशात जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर माहिर मईशत जो पाकिस्तान के हैं उनके कहने के मुताबिक या दीगर वजूहात की बुनियाद पे आ रहे हैं कि IMF का मुसल्लत करदा बंदा निगरान वज़ीर आज़म बनेगा, तो भूल जाइए। फिर ये जो इंतखाबात हैं, ये इंतखाबात 60 दिनों में नहीं होंगे, असेंबली उससे पहले तहलील होगी, 90 दिन वाला कुलिया आएगा। और 90 दिन में माजी में जो हमने देखा था कि एक शख्सियत 90 दिन का कह के आई थी और फिर एक लंबे अरसे के लिए जमहूरी इक़दार को रौंद दिया गया था, रोक दिया गया था, जमहूरी इक़दार की पामाली हुई थी, तो वही मंजरनामा अब भी दिखाई देता है। 90 दिन के लिए अगर आए तो सेटअप ये तूल पकड़ेगा। फिर गेम ये PMLN जो इस वक्त सोच रही है कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे और मियाँ साहब की वापस आने पे उनकी राह हमवार हो जाएगी, जो PP ये सोच रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मसनद इक़्तिदार पे बिठाया जाएगा, जो JUIFA सोच रही है कि सदर की कुर्सी हमारे पास आ जाएगी, जो शरीक चेयरमैन PP सोच रहे हैं कि सदर की कुर्सी पे फिर से मैं बैठूंगा, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सोच रही है कि वज़ीर आज़म का मनसब हमें मिल सकता है, हम भी मजबूत उम्मीदवार हैं, ये सारों के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। एक लंबा सेटअप आएगा, सकूत तारी होगा और वो जो सकूत है वो किसी को फ़ायदा तो दे सकता है एक लंबे अरसे के लिए कि आपके पास इस वक्त नैरेटिव मौजूद नहीं है और आप ये एक हवा जो बनाना चाहते हैं कि किसी से कर्ज लिए गए पे कह दें कि मैं बड़ा मालदार हो गया हूँ जी, पैसा मेरे पास आ गया है, मैं उमूर चलाऊंगा। वो जो एक झूठा ढोंग है जिसको रचा के आप पॉलिटिकल बयानियाँ, इंतखाबी बयानियाँ बनाना चाहते हैं, वो बयानियाँ किसी हद तक कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। एक लंबा सकूत तारी होगा तो फिर सबके लिए होगी लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन उसमें बेशुमार सवालात हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत बहुत बड़ा सवाल है, पाकिस्तान का निज़ाम माश उसके ऊपर सवाल है, पाकिस्तान का निज़ाम सियासत
उसके ऊपर सवाल है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, उसके ऊपर सवाल है। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान पे क्या सैंक्शंस लगेंगी, सहूलियात मिलेंगी, उसके ऊपर सवाल है। डॉलर की कीमत किस हद तक मुस्तहकम रहेगी, उसके ऊपर सवाल है। कार्टेलाइजेशन को किस हद तक रोका जा सकता है, उसके ऊपर सवाल है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर सवाल है। सट्टेबाजी को किस तरीके से रोका जा सकता है, उसके ऊपर सवाल है। टैक्स कलेक्शन को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, उसके ऊपर सवाल है। इंपोर्ट खुलने से डॉलर को किस तरीके से बरकरार रखा जा सकता है, उसके ऊपर सवाल है। बार्टर ट्रेड को किस तरीके से मुनज़्ज़म बनाया जा सकता है, उसके ऊपर सवाल है। बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान में राग़िब करने के लिए किस हद तक तक़वियत दी जा सकती है, उसके ऊपर सवाल है। पाकिस्तान के अंदर आपकी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री जो महंगी तवानाई के मंसूबों की वजह से बंद हो रही है, उसकी बहाली, उसके ऊपर सवाल है। पाकिस्तान के अंदर तामीरात की इंडस्ट्री जिस पे ज़वाल इस वक्त मुसल्लत है, उसकी बहाली किस तरीके से होगी, उसके ऊपर सवाल है। खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों का मुस्तकबिल, उसके ऊपर सवाल है। पाकिस्तान से तालीम की गर्ज, कारोबार की गर्ज से बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले लोग, उनको पाकिस्तान के अंदर एतमाद की बहाली, उसके ऊपर सवाल है। बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में राग़िब करना, उसके ऊपर सवाल है। पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ में चलते हुए केसेस का मुस्तकबिल, उसके ऊपर सवाल है। ये इतने सवालात जहां पे जन्म लेंगे, उसके जवाबात किसके पास होंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक मंजरनामा बनाया जाएगा। मंजरनामा जहां पे बनाया जाएगा तो उसके पस मंजर के अगर महर्रिकात देखें तो वो बड़े खौफनाक होंगे। वहां पे बेशुमार सवालात जन्म लेंगे। IMF की डिमांड, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्जा जो है वो 58,962 अरब रुपए हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 31 मई 2023 तक वफाकी हुकूमत का कर्जा 58,962 अरब रुपए हो गया, जो एक साल के मजमूई कर्जों से 32% ज़्यादा है। गुज़श्ता साल 31 मई 2022 को यह कर्जा 44,644 अरब रुपए था। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल के महीने के मुकाबले में वफाकी हुकूमत के कर्जे में 0.6% का इजाफा हुआ। हुकूमत के अंदरूनी कर्जों में एक साल के दौरान, सिर्फ एक साल के दौरान तकरीबन 27% का इजाफा हुआ है, जो 2900 अरब रुपए से बढ़कर 37,000 अरब रुपए हो चुका है। वफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्जों में 40.5% का इजाफा हुआ है, जो 15,500 अरब रुपए से बढ़कर 22,000 अरब रुपए तक हुआ है। पाकिस्तान के लिए IMF के स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी गुज़श्ता हफ्ते हुई, जिसके बाद मंगल के रोज पहले कारोबारी दिन के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 15 रुपए कमी देखी गई। गुज़श्ता हफ्ते मंगल के दिन इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 285.50 रुपए पर बंद हुई, जो मार्केट में कारोबार के आगाज पे 10 रुपए कम होकर 275 रुपए की सतह पे आई और कारोबार में एक घंटे के दौरान इसकी कीमत 271 रुपए तक पहुंच चुकी थी। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत में 10.55 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई और डॉलर की कीमत 275 रुपए कल परसों तक रही। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 10 रुपए की कमी वाक़ हुई। 11 मई 2023 को डॉलर की कीमत 298 रुपए 93 पैसे पे चली गई थी, जिसमें अब तक 23.5 रुपए की कमी वाक़ हो चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में होने वाली कमी हकीकी है या ये कमी मार्केट में कयास आराइयों पर मबनी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये कि पाकिस्तान में तो हुआ ही कुछ नहीं, एक बयान जारी हुआ है, उस बयान के बाद डॉलर की कीमत में कमी कैसे वाक़ हो गई? हमारे तो ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा नहीं हुआ, किसी ने कोई रकम मुंतकिल नहीं की, तो ये कैसे हो रहा है? इस बारे में करेंसी के कारोबार से वाबस्ता अफराद ये कहते हैं कि यह कमी फिलहाल मार्केट उसूल के मुताबिक है, क्योंकि इस वक्त डॉलर की डिमांड कम है। डिमांड यानी डॉलर लेने वाले कम हो चुके हैं, अब बेचने वाले, क्योंकि फिलहाल मार्केट में डॉलर के खरीदार डॉलर की कीमत में मजीद कमी की तवक्को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खास माहौल तैयार किया गया है जिसने डॉलर की कीमत में कमी की है। पाकिस्तान में डॉलर का असल रेट आखिर क्या है? बहुत सी बातें हो रही हैं, वज़ीर ख़जाना भी बातें कर रहे हैं, बहुत से और लोग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है 227 रुपए है, कोई कह रहा है 260 रुपए है। सवाल ये है कि क्या यही कीमत है? ये दोनों ही नहीं है। बैंकारी की अगर जुबान देखी जाए, उसमें डॉलर की कीमत का इन्हिसार इस बात पे होता है कि आप डॉलर खरीदना चाहते हैं या उसे फरोख्त करना, और काम के लिए इंटरबैंक और ओपन मार्केट में राइज रेट मौजूद होते हैं। अमूमन बैंक जो होते हैं उसके जरिए डॉलर में कमी की जाने वाली अदायगियों पर इंटरबैंक यानी सरकारी रेट नाफिजुल अमल होता है। ताहम मुतअद्दिद पाकिस्तानी बैंक जो हैं वो गैर मुल्की अदायगियों पर ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का सहारा ले रहे हैं। यानी अगर आप अपने बैंक अकाउंट जिसमें पाकिस्तानी रुपए हैं उससे किसी एयरलाइन का टिकट खरीदेंगे तो आपको हर डॉलर के एवज ज्यादा रुपए देना होंगे। जहां सरकारी रेट 227 रुपए हो तो वहीं मुआशी माहिरीन एक तीसरी मार्केट का हवाला देते हैं जिसके पास डॉलर तो दस्तयाब है मगर 35 से 40 रुपए महंगा। तो डॉलर के इंटरबैंक और असल रेट में इस कदर फर्क क्यों है? डॉलर की असल कीमत आखिर है क्या, और यह आखिर मसला ही क्या? लोग ये कहते हैं
जो मईशत को पढ़ने वाले हैं उनको इस बात की समझ है कि डॉलर के ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में 35 से 40 रुपए का फर्क पड़ा। किसी शख्स को बैरून मुल्क सफर पर जाने के लिए या यहीं बैठे बाहर से कोई चीज खरीदने के लिए हर डॉलर के बदले सरकारी रेट की बजाय लगभग 260 रुपए अदा करना पड़ रहा है। अगर इसे समझा जाए कि 223 रुपए इसकी कीमत है, अगर इसे अब समझा जाए, यानी अगर इसको आप लगा लें कि 275 रुपए कीमत है तो आपको 315 या 306 अदा करना। इससे हुआ क्या, दीगर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी जो है उन्होंने मुल्क में तरसीलाते ज़र बैंक्स के जरिए भेजने की बजाय हुंडी हवाले से भेजने को तरजीह दे दी। उन्होंने कहा जी अगर इधर से भेजेंगे तो भाईजान इधर तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, हम इधर से भेजते हैं। इससे तरसीलाते ज़र कम हो गई और एक्सपोर्टर्स अपना मुनाफा आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में वापस लेके आए। गुज़श्ता साल वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालने पर इसहाक डार साहब ने दावा किया कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपए से कम है और उन्होंने ये भी कहा कि चंद ही माह में पाकिस्तान में डॉलर की कीमत को उसकी असल सतह यानी 200 रुपए तक लाया जाएगा। फिर मंजरनामा ऐसा बना जैसे खूबसूरती देखने वाले की आंख में है, उसकी कोई असल कीमत नहीं है, सिर्फ हिसाब किताब का नाम है। यानी मेरे सामने पड़ा डॉलर है, मैं कहूँ 280 का है, कोई और कहे नहीं 290 का है, कोई कहे 300 का है, कोई कहे 315 का। फिर जहाँ पे जिसका जुगाड़ लगा ले लिया। अब मैं ही इसकी कीमत 315 लगा दूँ, खरीदार 280 वाला, उसको फिर आना पड़ेगा अगर कहीं और से नहीं मिल रहा तो। यही है, डॉलर का सरकारी रेट रोक के रखने की वजह से एलसी बैंकों के जरिए आलमी तजारत का तरीका बंद हुआ। डॉलर की तलब कम हो गई, उसको कम रखा गया। डॉलर को किसी ने रस्सी से बांध के नहीं रखा हुआ था, बल्कि उसकी तलब को कम किया गया। ओपन मार्केट में कयास आराइयां करने वाले अपना किरदार अदा करते रहे, वहां पे सट्टेबाज जो थे वो अपना किरदार अदा करते रहे। उन्होंने डॉलर उठा के स्टॉक करके रख लिया कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाते जाते जब ज्यादा ऊपर जाएगा तब कमा लिया जाएगा। अब सट्टेबाजों के जहनों में एक खबर पहुंचाई गई, उनको फीड की गई कि भाईजान ये हो गया मुआहिदा, अब आएगा डॉलर आएगा तो आप तो कबाड़ा हो जाएगा आपका, फेंकिए मार्केट के अंदर। मार्केट में फेंका गया। बड़े बड़े नाम इसमें मुलव्वस हैं, बड़े बड़े नाम, कोई छोटे नहीं है। और वो नाम ऐसे हैं जो नाम सिर्फ और सिर्फ हुकूमती हलकों के अंदर मौजूद है। मुआशी तबका, कारोबारी तबका वो इससे अलग है, हुकूमती हलकों में मौजूद है, वो इसमें मुलव्वस है। उन्होंने क्या किया, डॉलर फेंका मार्केट के अंदर। डॉलर मार्केट के अंदर है क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा नहीं हुआ। डॉलर की कीमत कम क्यों हुई? एक तो तलब में कमी वाक़ई होगी और दूसरा वो मार्केट के अंदर फेंकना शुरू हो गए। किसी ने 290 पे बेचा, किसी ने 285 पे बेचा, कोई 280 पे बेचा, अब कोई 275 पे सर पकड़ के बैठा हुआ है। लेकिन वो अभी भी रोक के बैठा है। उसे एक तरफ से खदशा यह है कि हो सकता है इसकी कीमत बढ़ जाए और एक तरफ से है कि हो सकता है नीचे आ जाए। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में जो भी शख्स इस वक्त डॉलर को बेच रहा है वो इस यकीन दहानी पे बेच रहा है मैं बेचूंगा, उधर से डॉलर आएंगे, यूएई भेजेगा, सऊदी अरब भेजेगा, दीगर ममालिक भेजेंगे, कीमत होगी नीचे होगी तब उठाऊंगा। जब बैरूनी अदायगियां करेंगे तो तब डॉलर की कीमत फिर से बढ़ जाएगी और फिर मैं बेचूंगा। ये पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा है। तो इस वक्त सियासत वालों को क्या है, उनको परेशानी लाक है। उनको ये है कि हमारा तो वज़ीर आज़म नहीं आ सकता, हमारा तो निगरान वज़ीर आज़म नहीं आ सकता। तो ये जो मुलाकातें हमने की हैं दुबई के अंदर या दीगर ममालिक से जो बातें करनी है, उन मुलाकातों से पहले पार्टी मुशावरत कर लें, पार्टी मुशावरत के बाद फैसला किया जाए। एहतसाब अदालत लाहौर ने तो साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की गैर कानूनी प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरीयत का फैसला जारी कर दिया है। एक तरफ फैसले जारी हो रहे हैं, ये छोटे मोटे केसेस हैं, इनको बड़े केसेस में ना लीजिए। बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है। रिलीफ वो मिलेगा जो एक केस में, नैब के केस में उन्हें सजा हुई है, वो उसमें अगर उन्हें रिलीफ मिल गया तो फिर सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर अगले 3 महीनों में नहीं आने वाला। यही सोच विचार इनको अंदर से खाए जा रही है। अगर इनको खाए जा रही है तो एक आम तबके की मुसीबत का अंदाज़ा लगा लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।